नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम गपशप में आप सबों का स्वागत है। और ये गपशप कार्यक्रम के सिलसिले में हम आपको बताएं कि लगातार ऐसे शख्सियत यूं कहें आम आदमी या ये यूं कहें कि जो जनता के बीच एक नए तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे युवा चेहरा से हम आपको इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं। और इस सिलसिले में आज हम शाश्वत गौतम से आपकी मुलाकात कराएंगे। शाश्वत गौतम वाशिंगटन DC से लेके अपने मतलब राजनीतिक कैरियर की बात करें या फिर पढ़ाई लिखाई की कैरियर की बात करें, वहाँ से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। ओबामा के जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो कनाडा के संदर्भ में जो राजनीतिक फैसले होते थे उस फैसले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही करती थी। बाद के दिनों में ये नीतीश कुमार के साथ आए, जब एक दौर था कि मैनेजमेंट चुनाव में जो मैनेजमेंट करने का एक नया तरीके की शुरुआत हुई, उस दौर में ये नीतीश कुमार से जुड़े, फिर नीतीश से राहुल तक पहुंचे और आज मधुबन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो भी कांग्रेस के टिकट पे। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? एक अमेरिका से एक व्यक्ति अपने गांव में वापस लौटता है, इस पूरे सफ़र पर इनसे चर्चा करेंगे। और वाकई में जब ये गांव पहुंचे तो ये जो आज की राजनीति है, उस राजनीति में जिस तरीके से मसल्स पावर, कास्ट, पैसे, बाहुबल, धनबल का इस्तेमाल होता है, ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो बरसों बरस तक बिहार और देश से बाहर रहता है, वो कैसे सोच लिया कि हम वापस बिहार लौटे और फिर हम इस चुनावी राजनीति में शिरकत करें। हमारे साथ शाश्वत गौतम जी है। शाश्वत गौतम जी, पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक अमेरिका में रहने वाला कॉरपोरेट काम करने वाला व्यक्ति बिहार आने को कैसे सोच लिया? नहीं, पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि ये संवाद हो सके। देखिए, बहुत सीधी सी चीज़ है, जो चीज़ बहुत बार लोगों को शायद ये मालूम नहीं हो पाता है। भले मैं अमेरिका में पढ़ा, मगर जो मेरी परवरिश हुई है बहुत वो गाँवी परिवेश में हुई है। मतलब मैं जिस समाज में आता हूँ, जिस घर से आता हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मगर हम लोग की एक बड़े पैमाने पे खेती गृहस्थी रही, हम लोग का अपना कृषि मंडी रहा। तो मैं बचपन से, आपको ये विश्वास नहीं करेगा, मगर अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा जाता है कॉर्पोरेट लेवल पे, उसकी समझ मुझे लीची के फसल की तुड़ाई के बाद उसका पैकिंग करके ग्राहकों तक 24 घंटे तक पहुंचा देने से समझ में आया। तो ये मेरी बुनियाद है। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो वो समझ मुझे 14 साल और 15 साल की उम्र में, जब मैं बैल का मेला संभालता था अपने घर का, और जो कि बड़े पैमाने पर वहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है, कोठी बाजार पर बैल का मेला, वहाँ पकड़ी दयाल अनुमंडल में। तो वहाँ से मैंने वहाँ से किया है। शायद यहाँ पर बिहार में ऐसे कम लोग होंगे जो मेरे उस स्तर की जो लीची मैं उगाता हूँ, या मेरे यहाँ जो बगीचे हैं और जो मैं इतने बड़े पैमाने पे खेती कर रहा हूँ लीची या आम की, उस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे काम जो हैं मैं अमूमन करता रहा हूँ, मगर बावजूद इसके कि मैं विदेश में रहा है, मैं अपने जड़ से एक जुड़ाव रखा रहा हूँ। और एक और बात जो आप कह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक पदार्पण चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है, क्योंकि कई साल पहले मैं बिहार आ गया था। मेरे पिताजी की एक कह लीजिए हार्ट अटैक से देहांत हो गया 2017 के फरवरी में। मेरा राजनीतिक दलों के साथ जुड़ाव पुराना रहा है, और ये एक ऐसी परिस्थिति हुई कि जिस वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि घर में माँ अकेली थी, बहन थी, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं इकलौता हूँ। तो वो परिस्थिति जन ऐसी चीज हुई कि जिसकी वजह से मुझे बिहार आना पड़ा। और बिहार आने के बाद जो मौके मिलते गए राजनीतिक तौर पर, और ये कभी हमने परिकल्पना नहीं की, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 27-28 साल की उम्र में वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला गया हो, अमेरिका के मेरीलैंड राज्य में, वहाँ मैं जल आपूर्ति आयोग में पदाधिकारी था, तो उसके लिए ये सोचना कि वह जा करके बिहार में चुनाव लड़े, वो भी विधानसभा का, ये कल्पनीय बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं था, और ना मैं कभी ऐसा सोचा था। ये एक ऐसी परिस्थिति पारिवारिक बनी कि जिसकी वजह से मुझे बिहार आना पड़ा और बिहार में रहना पड़ा। और जब रहना पड़ा तो मुझे ये महसूस हुआ कि राजनीतिक तौर पर, चूंकि मेरा एक संबंध सभी लोगों से रहा है, यहाँ नीतीश जी से रहा है या कांग्रेस पार्टी के लोगों से रहा है, तो मेरा एक स्वाभाविक झुकाव था। और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उस तरीके की रही है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के काफ़ी नामी फ्रीडम फाइटर रहे, स्वर्गीय गजाधर बाबू। मेरे फादर भी वहाँ पे एक राजनीतिक व्यक्ति थे। मेरे ग्रैंडफादर वहाँ से एमएलए रहे, फादर एमएलए का चुनाव लड़े, मेरे ग्रैंडफादर के भाई एमएलए रहे, बिहार में मंत्री रहे। मगर पारिवारिक पृष्ठभूमि को मैं कभी भी जगजाहिर करके राजनीतिक रूप से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी युवा को, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को अगर अपने दम पर अपना राजनीतिक पहचान और मुकाम बनाना चाहिए। अब आप बिहार की चुनावी राजनीति को समझ रहे हैं, पिछले लोकसभा का भी चुनाव आपने देखा, विधानसभा चुनाव 2015 से आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं।
कितना मुश्किल है एक युवा जो बाहर प्रोफेशनली अलग तरीके के काम से जुड़ा हुआ, ठीक है राजनीतिक समझदारी है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम भारत और बिहार में है वहाँ एक युवा का ये सोचना कि हम चुनाव लड़ेंगे कितना मुश्किल है या कितना सहज है। देखिए, ये आपके एटीट्यूड और आपके जो सोचने और देखने का नजरिया के ऊपर निर्भर करता है कि इसको आप किस तरीके से देखते हैं। अगर यह युवा मान ले कि मुझे कुछ हासिल करने के लिए लड़ना है, या पैसे के लिए, पद के लिए, या संगठन में कोई मौका मिलने के लिए, तो उसके लिए असंभव और बहुत ज्यादा कठिन है। आपका अगर लक्ष्य है कि किसी चीज को हासिल कर लें और उसके लिए आप बहुत डेस्परेट हो जाएं, तो आप राजनीति में काफी सफल नहीं हो सकते हैं। राजनीति समझ के चलिए कि रेत की तरह होता है, वो अपने आप हथेली पर लह करके जितना दिन टिका लेंगे वो उतना ज्यादा टिकेगा, और अगर उसको मुट्ठी में आप कब्जाने की कोशिश करेंगे तो उंगलियों के पोरों से वो चला जाएगा और हाथ खाली रह जाएगा। तो बहुत सीधी सी चीज है कि मैं राजनीति को ये समझता ही नहीं हूं, मानता ही नहीं हूं कि मेरा राजनीतिक अस्तित्व जो है चुनावी राजनीति करने से होगा। यह ठीक बात है कि मैंने जमीन पर मेरा अपना एक बहुत बड़ा और अच्छा इतिहास रहा है, पहचान है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत होना एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हो गया है बिहार जैसे जगह और पूरे देश में ही। मगर इसके बाद भी कि कोई युवा ये समझता है कि मुझे राजनीति करनी है और उसके लिए अपना पूरा जीवन खपाने के लिए वो तैयार है, तब जाकर के वो उसमें सफलता। लेकिन जो सिस्टम है अब टिकट लेने का सिस्टम, पॉलिटिकल, जैसे दूसरे देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझिए, हाँ। यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पार्टी के आप टिकट पहले मिलता है, पार्टी के प्राथमिक सदस्य बाद में बनते हैं, ये सिस्टम है जी बिल्कुल। हाँ, ये इस तरह से डेमोक्रेसी में कैसे एक युवक सोच सकता है कि भाई हम राजनीति को अपना कैरियर बनाए या राजनीति में आके हम कुछ बदलाव की बात करें। देखिए, एक बहुत छोटा सा शब्द है, अमेरिका में इस चीज को पढ़ाया जाता है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है ऑथेंटिक लीडरशिप, यानी सही मायने में कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व। ये करने की क्षमता मैं मानता हूं आज के डेट में 90% राजनीतिक दलों के नेताओं के अंदर नहीं है, और समाज के लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि उनके जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंदर बुनियादी स्तर पर ईमानदारी नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, और चाहे वो किसी भी दल की बात हो। आप अगर इस बुनियादी ईमानदारी को कर सकते हैं, इस बुनियादी ईमानदारी को का प्रदर्शन कर सकते हैं, और अगर आप इस चीज को लेकर के बहुत क्लियर हैं कि हम मुझे राजनीति में जानी है, और आप दीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मजबूत हो और आपकी राजनीतिक समझ मजबूत हो। और मुझे ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक बैकग्राउंड का लोगों को लगता है महत्वपूर्ण नहीं होता। देखिए, दो चीजें हैं, अगर आपको बाकी की जो भीड़ है उससे अलग दिखना होगा तो आप बाकी ऐसे लोगों को जरूरत कहाँ है पॉलिटिकल? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, मगर आम लोगों तो है। आम लोग भी महसूस करते हैं कि भाई ऐसे लोगों के देखिए, मैं अभी आपके बात करने से पहले आपके सामने 2 फोन आ गए कि किसी की जमीन का मुद्दा हुआ तो उसको ये नहीं पता था कि वो सीओ के से जाकर के कैसे बात करेगा, वकील से कैसे उसे ये करेगा। तो ये समझना कि राजनीतिक तौर पर काम करने वाला व्यक्ति सामाजिक रूप पर जुड़ाव रख करके लोगों का मार्गदर्शन कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका अनुभव अच्छा होना चाहिए और बहुत सहजता होनी चाहिए आम लोगों को लेकर के। मुझे लगता है कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, उतने नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप जैसे कहते हैं नहीं, ठीक बात है, सीओ के पास जाइए, जमीन की विवाद है, वो समझ सकते हैं कि जब तक आपका वो इमेज नहीं रहेगा, एक मतलब दबंग वाली इमेज ना रहे, पदाधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, दरोगा थाना आपकी बात नहीं सुनेंगे, एक अलग तरह की मतलब राजनीति में आने का मतलब है कि आप आपका फेस दबंग लोगों जैसी नहीं, बिल्कुल आपकी बात और हाँ, तो इस स्थिति में राजनीति में आना और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने की बात सोचना, देखिए मैं कैसे आपने सोचा? देखिए, एक बात है कि मेरी अपनी निजी स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, मतलब वो अलग बात है कि मैं बिहार के किसी भी बहुत दबंग वाले व्यक्ति के समानांतर मेरा है अस्तित्व है, सामाजिक अस्तित्व है, क्योंकि मेरी पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है। शायद अमूमन जो खेती के भी स्तर पर जिस स्तर पर हम लोग करते हैं, समानांतर बहुत कम लोग होंगे। तो मेरी अपनी एक अलग पृष्ठभूमि है, वो बहुत यूनिक पोजीशन में हूं कि मेरी अकादमिक बैकग्राउंड, मेरा विदेशों का एक्सपोजर या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का अनुभव और बिहार की राजनीति में मेरी अपनी पकड़, वह एक किस्मत वाली चीज है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, हर किसी के लिए बस की बात नहीं है। उसके अलावा एक आर्थिक
पहलू भी होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। मैं निजी तौर पर ये कह रहा हूं कि मेरी स्थिति थोड़ी अलग है, तो शायद मैं उसमें सक्षम हो पाया हूं और मैं बाकियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर कर पा रहा हूं। मगर ये बात आपकी बिल्कुल 100% जायज है कि आम युवा हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान को स्थापित कर पाना बहुत कठिन है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस चीज को अगर करना है तो ये सोच के चलिए कि लंबा संघर्ष है, ये आपका जीवन का 20 साल, 30 साल, 40 साल तक चला जाएगा, जो कि आसान बात नहीं है। आप खुद सोचिए कि मेरे जैसा व्यक्ति जो विदेश में रहा, उसके लिए यहाँ आकर के राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री के स्तर पर के साथ काम कर लेना, या सीधा राहुल गांधी मुझे पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, सीधा मुझे कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय समन्वयक बनाती है, देश में कितने लोगों के साथ होता है। तो ये भी एक हकीकत है जिसका कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मेरे साथ जो हो गया ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ हो। और राजनीति, आपकी बात बिल्कुल सही कि बहुत कठिन है। इसलिए किसी भी युवा को ये सोचना चाहिए कि जब वो राजनीति में पदार्पण करने जा रहे हैं तो उनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष के साथ ही जो है, ना समाज के लोग होते हैं, ना परिवार के लोग होते हैं, ना राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं। आपको एक लंबा जीवन जो है एकांतवास में बिताना पड़ता है, और उसमें अगर आप राजनीतिक रूप से आपको मौका मिल गया तो शायद आप मुकाम पर पहुंच पाते हैं। किस चीजों को लेकर आप मधुबन में चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मधुबन की स्थिति बहुत विचित्र है। नक्सली, कभी किसी दौर में नक्सलियों का एक खौफ था उस इलाके में। आज भी जो अपराधियों का अपना एक अलग दबदबा है, उसको लेकर एक अलग तरह की चीज़ें सामने आती है। भले बिहार में बात कानून के राज की बात हो, लेकिन मोतिहारी के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी कानून की बात जो है सो बेमानी लगता है। लोग जबरन जमीनों पर कब्जा करते हैं, गुंडागर्दी का एक समानांतर चीज़ें चलती रहती है। ऐसे में क्या सोच के आप वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट है कि राजनीतिक तौर पर वहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। जो वहाँ के अभी के वर्तमान विधायक हैं, सूबे के सहकारिता मंत्री हैं, उनका क्रियाकलाप जिस तरीके से रहा है वो थोड़ा सा अप्रत्याशित रूप से लोगों को काफ़ी निराशा रही है। अब ये कोई ये कहे कि कोई हर पंचायत में जाके युवाओं को भ्रमित करके 50,000 और 1 लाख रुपया वसूला गया कि मैं आपको सरकारी नौकरी दिलाऊंगा, और वो फिर गायब हो गए हैं, लोग उनको खोज रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन की बात हो, एक मंत्री के तौर पे उनका खुद का पंचायत अगर बाढ़ग्रस्त होता है और वह उसको बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस स्तर की निष्क्रियता है। नहीं, लेकिन इस तरह की याद देखिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना नहीं, सरकार का एक मानक है। मैं एक छोटी सा उदाहरण सिर्फ दे रहा हूँ। नहीं, वही कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक निष्क्रियता एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप राजनीति में या जनप्रतिनिधि जब आप बनते हैं तो आम लोगों की समस्याओं को लेकर के आपको उसकी गुंजाइश भी नहीं है। मतलब आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं, बिल्कुल है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, हमें तो नहीं लगता। आप जो जमीनी स्तर की जो बात कर रहे हैं, जैसे आपने नक्सली की बात की या विवाद की बात की, तो वो स्वाभाविक रूप से तभी होता है ना कि जब नेतृत्व में कमजोरी, राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व में कमजोरी हो। अगर आपका सामाजिक नेतृत्व, ये समस्या हर जगह रही है, ऐसा थोड़ी है कि एक एकलौता बिहारी है, पूरे दुनिया में इस तरह के, क्या आपको अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है? अगर दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी होता है, विवाद होता है, राजनीतिक रूप से अस्थिरता होती है, सामाजिक रूप से अस्थिरता होती है, तो उसका निराकरण करने का एक ही तरीका होता है कि राजनीतिक मार्गदर्शन, लीडरशिप। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो कहीं ना कहीं नहीं है। इसकी वजह से हमारे जैसे लोग स्वाभाविक तौर पर राजनीति, और पूरे बिहार की आज के समय में यही कहानी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन मार्गदर्शन बहुत सारी चीजें इस बीच में आई कि हम एक सोच के साथ हम पहुंचे हैं और बदलना चाहते हैं। बदलाव क्या इस पॉलिटिकल सिस्टम में, या जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें चाहत के बावजूद सिस्टम को बदलना या सिस्टम को जनता के अनुकूल ढालना, क्या वाकई में एक युवा के लिए मुमकिन है? क्या कई ऐसे सवाल हैं, उन सवालों के साथ हम इनसे लगातार ये संवाद जारी रहेगा। लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। इस गपशप कार्यक्रम के दौरान हम बिहार के इसी तरीके से आम खास जिस तरीके के नौजवान जो चुनावी राजनीति में आने चाहते हैं, देखिए बहुत मुश्किल है। बिहार क्या, इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इस सिस्टम में जो हमारी जनता है, जनता भी कम जिम्मेवार इसके लिए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को बोलने में ये संकोच हो सकता है, जो युवा आ रहे हैं उनको भी बोलने में संकोच हो सकता है, लेकिन ये तय मानिए कि जो जनता को भी जिस तरीके का एजुकेशन मिला या एजुकेट किया गया है डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, वो
मतलब इस नए तरीके की चीजों की गुंजाइश ही नहीं है। एक माइंडसेट बन गया है कि जनता नेता से क्या चाहता है, 5 वर्षों में वो किस तरीके से वोट मांगते हैं, और वो वोट मतलब 11 महीने, मतलब जो आप चुनावी वर्ष की बात करें तो 4 वर्ष 11 महीने अलग तरीके की सियासत चलती है। आपको नेता से डिमांड रहता है कि हमारे लिए हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं कर रहे हैं, कोरोना में ये परेशानी, वो सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन वो जो बीच का 1 महीने जो चुनाव अधिसूचना के बाद जो चीजें चलती है वो ठीक उसके उलट, और परिणाम भी उसी 1 महीने 24 घंटे 72 घंटे के अंतराल के बीच कुछ ऐसी घटना घट गई तो फिर वो चुनाव भी बदल जाता है, परिणाम भी बदल जाते हैं। तो ये जो समझदारी है शाश्वत जी, ये चीज हम समझना चाहेंगे। एक इतने दिनों से अब इस राजनीति को समझ रहे हैं, एक ये जिस तरीके से यहाँ की जनता, इस देश की जनता, बेटा को पढ़ाना है जी, 15 लोगों से सलाह लेंगे क्या करना चाहिए, बच्चों से सलाह लेंगे, बच्चों के जीजाजी से सलाह लेंगे, मतलब बहुत तरह से सलाह लेते हैं। बेटी की शादी करना है सलाह लेंगे, हर काम में घर बनाना है तो 10 लोगों से सलाह लीजिए। लेकिन वोट जो सारी चीजें बदलती हैं उसको लेकर आज भी देखिए कि कोई मतलब, ठीक है लोकतंत्र का महापर्व हम कह सकते हैं, एक स्लोगन भी रहता है कि भाई पहले मतदान तब जलपान, वो अलग चीजें हैं। लेकिन मतदान को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए, जो चीजें दिखनी चाहिए कि भाई हमारे एक वोट का कितना महत्व। ये 70-80 साल के डेमोक्रेसी में, भारतीय डेमोक्रेसी में, आपने अमेरिकन डेमोक्रेसी को भी देखा है, कितना हम इसमें अपनी जनता को उस तरीके से एजुकेट करने में कामयाब नहीं रही है। आपको लगता है कि एक बड़ी समस्या है कि इस देश में एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होने के लिए या डेमोक्रेसी में एक अलग तरह की चीज़ें आने के लिए कहीं न कहीं उस व्यवस्था भी जिम्मेवार है जो आज तक हम जनता को उस चीज़ों को समझ ही नहीं पाई है कि हमारे पास जो राइट है उस राइट का क्या महत्व। ठीक बात है आपकी। देखिए इसका एक 2 पहलू है जिसको समझना जरूरी है। पहला पहलू है कि जिस तरीके से हम एक लोकतंत्र के तौर पर उभरे हैं उस तरीके से हम लोगों ने राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अपने बौद्धिक स्तर का विकास नहीं किया है, जो आपकी बातों में भी जाहिर है। दूसरा चीज़ सबसे बड़ा है जो कि समझना होगा हम लोगों को कि लोकतंत्र के अंदर ये स्वाभाविक होता है, जो कि हमारा एक नया लोकतंत्र है, कि लोगों को थोड़ा और विकासशील होने में, समझने में, और लोकतंत्र हमारा अभी भी बहुत नया लोकतंत्र है, मतलब 60-70 साल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। अमेरिका का लोकतंत्र देखिए 200 साल पुराना है, उसके बाद भी वहाँ पे ऐसे लोग राजनीति में चुनाव जीत रहे हैं जिनका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए ट्रंप। देखिए ये स्वाभाविक है। दूसरी चीज़ है, एक और हमको समझना है कि देश और दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, चाहे वो तकनीक हो चाहे अन्य पहलू हो। इन तकनीकी पहलू और अन्य पहलुओं के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हमारी शैक्षणिक योग्यता, हमारा बौद्धिक विकास, हमारा सामाजिक विकास नहीं हो पाया है, और आम लोग दीक्षा के लिए, अपने खुद को लिए और अपने बच्चों के लिए भी उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि किस स्तर की उनको समझ बनानी चाहिए। सिर्फ ये मुद्दा सिर्फ लोकतंत्र और राजनीति और वोट का नहीं है। आप देखिए ना कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, उन संस्थानों का पढ़ाई का स्तर क्या है। किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाइए, चाहे वो किसी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो देश में, वहाँ पर देखिए कि सरकारी कॉलेजों में कितनी पढ़ाई हो रही है, प्राइवेट में जिस तरीके के फीस दिया जा रहा है। तो अगर आपके अंदर जो सवाल करने का जो मादा होता है, सवाल करने की जो भावना होती है, सिस्टम से लड़ने की भावना होती है, अगर वो ख़त्म हो जाएगी, जो ख़त्म हो रही है, जो कि बहुत खतरनाक बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सवाल करना छोड़ देंगे, लोगों ने क्या किया है कि ना अनुमंडल में सवाल करते हैं, ना प्रखंड में करते हैं, ना कलेक्टर के ऑफिस में करते हैं, ना एसपी के यहाँ करते हैं, ना किसी नेता से करते हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे जो जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर इनका शोषण होता है, वहाँ पर भी लोगों ने सवाल नहीं करना। आप बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देख लीजिए, किसी भी जिले के अंदर कोई भी सरकारी अस्पताल ठीक से काम नहीं करता है। लोग यहाँ तक अपने परिजनों का मरता हुआ देख रहे हैं अपने सामने और चुपचाप रोते हुए चले जाकर के उनका दाह संस्कार कर देते हैं बिना। तो ये जो जागृति खत्म हो रही है समाज के तौर पर, इसी का परिचायक है लोकतांत्रिक, जो आपको जिस तरीके की लोकतंत्र दिख रहा है।
और ये समझ लीजिए कि हमारे जैसे लोग जो हैं, जो बौद्धिक रूप से थोड़ा बेहतर समझ रखते हैं इन चीज़ों को लेकर के, उनके अधिकारों की बात करने के लेकर के, हम एक जागृति को विकसित करने के एक दृष्टिकोण से इस राजनीति में आ रहे हैं, ताकि कम से कम आप सवाल तो करिए। कल को अगर मैं ही आपका जनप्रतिनिधि बन गया तो आप कम से कम हमसे तो सवाल करिएगा ना कि आपका जो अधिकार थे वो अधिकार आपको क्यों नहीं मिले हैं। जो चीज को आपको बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आपके स्कूल में टीचर नहीं जा रहा है, तो आप ये जब तक सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो। देखिए, एक नारा गढ़ जाने से लोकतंत्र में कभी भी आप जो है मजबूत नहीं हो सकते हैं। और समाज का ये कहीं ना कहीं निष्क्रियता है। आप अगर पढ़ाई लिखाई, शिक्षा व्यवस्था, खेती गृहस्थी, किसी भी पहलू की बात कर लीजिए, यहां पर आम लोगों की कहीं ना कहीं सामाजिक निष्क्रियता का परिणाम है कि इस तरह की राजनीति हो रही है, इस तरह की नुमाइंदगी हो रही है। और एक ये बड़ी लड़ाई है, और इस बड़ी लड़ाई को हम एक छोटा सा शुरुआत कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज नहीं तो कल या 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरे जैसे भी यही शायद देख करके 10 लड़के और आएंगे, शायद वो किसी और जगह जाएंगे। थोड़ी सी ये है, ये अंधेरा बहुत घना है। मान लीजिए तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो दिया जलाएगा ना, छोटा सा ही प्रयास करेगा। और ये एक शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद ये बिहार में चलता रहा, और बिहार एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की भी भूमि है। यहाँ से क्रांति होते रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी और आगामी आने वाले समय में भी एक बिहार में युवाओं के मार्गदर्शन में, जिस तरह से लोकनायक के मार्गदर्शन में उस समय हुआ था, इस बार जो है फिर से एक नई मुहिम यहाँ के बिहार के युवा छेड़ेंगे। आप लगातार ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं, क्या 2-3 चीज़ें स्पष्ट जो हम भी लोगों से बात कर रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या वाकई में इस बार एक नए तरीके की राजनीति को लेकर लोग सोच रहे हैं, या फिर जो यथास्थिति जो बनी आ रही है, जो गठबंधन का की जो सियासत है, उसी सियासत की तरफ चीज़ें चलती रहेंगी? नहीं, देखिए, अभी फिलहाल के लिए ये कहना कि कोई नई संभावनाएं उभर रही हैं पूरी तरह और उभर जाएंगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। लोगों के ये दिमाग में यह समझ है कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, मगर जो ज़मीनी मजबूती जिसकी आप बात शुरू में कर रहे थे, जो आर्थिक मजबूती की बात हो रही है, जो सामाजिक मजबूती की बात हो रही है, वो भी एक अपना एक सत्य है। बिहार की राजनीति में जाति का एक आधार होना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, और उसकी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। तो आप उसको नकार करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर बिहार में चुनाव लड़ने में अगर आपको कुछ पैसा खर्च होता है, तो उसके मुकाबले अन्य राज्य में उससे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है। बिहार में ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए आपको धनबल की आवश्यकता पड़ती है, मगर बाकी के मुकाबले और है। दूसरी चीज ये है कि बिहार में अगर ज्यादा बड़े पैमाने पर बेहतर लोगों एक सामूहिक तौर पर राजनीतिक रूप से पदार्पण करेंगे या लोगों के बीच जाना शुरू कर देंगे, तो देर सवेर ये बदलाव हो जाएगा। मगर फिलहाल की स्थिति में जो वर्तमान घटक दल हैं या जो वर्तमान गठबंधन है, मोटे तौर पे लोगों की समझ उन्हीं के इर्द गिर्द है, और जो उनमें बेहतर जहां जहां उनको लगेगा कि कैंडिडेट है या बेहतर नेतृत्व स्थानीय स्तर पर देने की क्षमता कोई रखता है, तो शायद वह बदलाव करने का सोच रखेंगे। मगर ये मानना है, एक जनरल परसेप्शन ये है कि जो स्थानीय विधायक हैं, जो इनकम्बेंट हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हो सकता है लोग वोट कर दें, मगर लोगों की नाखुशी बहुत ज़्यादा है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य या भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों में नाखुशी है, और इसको लेकर के बहुत भारी असंतोष है। बिहार में आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिलते जुलते भी रहे हैं, बिहार के अर्थव्यवस्था को भी आपने करीब से देखा है, उन चीज़ों का अध्ययन भी आपने किया है। बिहार में बदलाव की कोई संभावना दिख रही है? क्योंकि 15 साल लोगों ने लालू यादव का भी शासनकाल देखा, 15 साल नीतीश जी का भी शासनकाल देखा। नीतीश जी के 15 साल के शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें बदली, आधारभूत संरचनाएं बदली, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं, जो एक मूलभूत समस्याएं हैं, वो उन चीज़ों को लोग एक मजबूत सरकार के रूप में उन्होंने इसको गांव-गांव तक पहुंचाया भी लोगों को। तो साइकिल योजना हो, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन हो, कई तरह का सामाजिक बदलाव की दिशा में महादलित के सहारे चीज़ों को वो बदलने की भी कुछ, सामाजिक स्तर पर भी शराबबंदी हो या फिर महिलाओं के लड़कियों की शादी ना हो, इस तरह की चीज़ें रचनात्मक कार्यों के साथ भी वो 15 साल तक जनता के बीच में रहे। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ जो चीज़ें आज देश दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बहुत ऐसी चीज़ें जैसे हम एजुकेशन के फील्ड में, वो चीज़ें उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाए। निवेश की बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन निवेश नहीं हुआ।
रोजगार के लिए आज भी लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इतना अच्छा जमीन होने के बावजूद, अच्छी होने के बावजूद कोई इंडस्ट्री नहीं आ पा रहा है। आप लगातार आदरी के माध्यम से, सरकार के फिनेंशियल एक्टिविटियों से आप लगातार जुड़े रहें। क्या किया जाए या क्या आपकी सोच है जिससे चीज़ें बदल सकती हैं? जिसके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है, वो भी मजबूर है मुंबई, दिल्ली में नाइट गार्ड का काम करना। बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि हम लोग जो है, जो हमारा बंदरगाह है, कलकत्ता का जो पोर्ट है, उसको, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, तो ये एक बहुत बड़ा उसके लिए एक डिसएडवांटेज है कि वो लैंडलॉक स्टेट में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और किसी तरह का व्यवसाय करने में उसकी थोड़ी कमज़ोरी रहती है। मुझे लगता है कि हम लोगों से एक बड़ी चूक हुई है कि हमने इस संभावनाओं को नहीं टटोला है, चाहे वो कृषि उत्पादों का जो विदेशों में एक्सपोर्ट करने की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो हमारा एक पुराना, आप कोई विश्वास नहीं करेंगे मगर अफीम सागर एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें लिखा गया है कि छपरा और सोनपुर से माइग्रेंट जो है, मजदूर जो हैं, मॉरिशस और अन्य देशों में गए हैं नदी के रास्ते और फिर जो है नाव और जहाज से। तो हमारा जो पुराना ट्रेड रूट रहा है बिहार का, और बिहार के जो पूर्ण ये जो इलाके हैं सभी नदियों से जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था जिसको हमने दरकिनार किया। दूसरी चीज़ है कि एक सुनियोजित तरीके से बिहार की इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया गया। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन ट्रीटी हुई, तो आप जमशेदपुर से माल ले जाइए या बॉम्बे से ले जाइए, धाड़ा एक लगेगा, तो किसी को रीज़न नहीं था, कोई कारण नहीं था कि कोई व्यवसायी यहाँ आकर के इंडस्ट्री लगाता। आज भी देखिए कि जितने भी होलसेलर हैं, बिहार की पूंजी जो है बिहार में नहीं रह रही है। जितने बड़े बड़े होलसेलर हैं, आप अपने गांव के अंदर कोई भी सामान जो बिक रहा है, कपड़ा बिक रहा है, खाने का जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बिक रहा है, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, कार, ये कहाँ बनाया जा रहा है? बाहर बनाया जा रहा है। वो बाहर से आ रहे हैं, बेच रहे हैं और आपकी मेहनत की कमाई को लेकर जा रहे हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग का नहीं होना बिहार में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ जो कि हमको समझना होगा कि राजनीतिक दल के जो लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, उनको अब समझना होगा कि अगर वो उसी ढर्रे पर राजनीतिक तौर पर अगर चलेंगे तो वो राजनीतिक हाशिएपन पे चले जाएंगे। जाहिर सी बात है कि देर सवेर कोई नई क्षेत्रीय दल का गठन होगा या उदय होगा, मगर अगर उनको अगर राजनीति में बने रहना है और बिहार के लिए वो सही में ईमानदार और सचेत हैं, तो उनको ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को आइडेंटिफाई करके चुनाव लड़वाना होगा कि जिसके अंदर बिहार को लेकर एक विजन है, समाज को लेकर के विजन है। ये कि नहीं कि कोई किसी के आगे पीछे घुमा और आपने उसको टिकट दे दिया। आप देखिए ना जाकर के कि ये जो विधायक लोग बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं सदन में, क्या उनके बहस का स्तर है, क्या नीति बन रही है, किस नीतिगत मुद्दों के ऊपर विधानसभा में क्या चर्चा हो रही है। आज से 50 साल पहले के जो विधायक हैं, आप विधानसभा के रिकॉर्ड उठा करके देखिए, लाइब्रेरी में जाकर के, उस समय की जो सदन की चर्चा परिचर्चा होती थी, उस समय की जो कमेटियों की रिपोर्ट होती थी, उस समय जो क्षेत्रीय विकास योजनाओं की जो बातें होती थी मंत्रिमंडल के बैठकों में, और आज का आप अवलोकन कर लीजिए, पिछले 20 साल 30 साल का अवलोकन, तो आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि मोटे तौर पर जो बिहार के जितने दल हैं, और चाहे वो केंद्रीय स्तर की पार्टियां हो, चाहे स्थानीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां, उनको समझना होगा कि वो बिहार अपने दल नहीं, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप बेहतर समझ वाले व्यक्ति को राजनीतिक तौर पे मौका नहीं दीजिएगा तो उससे कुछ आपका घाटा हो ना हो, बिहार का बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। क्योंकि जो नया व्यक्ति आएगा, जो बेहतर समझ वाला व्यक्ति होगा जमीन पर, वो संजीदगी के साथ नीतिगत मसलों की भी चर्चा करेगा, चाहे वो विधानसभा हो, और अपने क्षेत्र के भी विकास के बारे में सोचेगा, न कि 10% कमीशन जो निर्माण में मिलता है उसके लिए सोचेगा। इस गपशप कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं, और इस कार्यक्रम के सहारे हम चीज़ों को समझना चाहते हैं। जो यूथ सक्रिय राजनीति में आते हैं तो उनका क्या विजन क्या है, किस तरीके से वो बिहार में वापस लौटे हैं, और किस तरीके की सियासत में वो भरोसा रखते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को लगातार हम आपसे उनके सवाल जवाब के सहारे वो क्या सोचते हैं, इससे हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दे और आम लोगों से आपकी फिर हम मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।